भारतीय इतिहास को तीन भागों में बांटा गया है। प्राचीन भारतीय इतिहास, मध्यकालीन भारतीय इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास। आज हम आधुनिक भारत का इतिहास के बारे में जानेंगे और इसमें सबसे पहले जानेंगे यूरोपीय कंपनियों का आगमन। भारत में मुख्यतः दो भागों में विदेशी प्रवेश कर सकते थे। पहला, उत्तर पश्चिम सीमा को पार कर प्रसिद्ध एवं परंपरागत स्थल मार्ग से, और दूसरा समुद्र मार्ग द्वारा। यूरोप के साथ व्यापारिक संबंध प्राचीन काल में यूनानियों के समय से ही था। स्थल और जल दोनों ही व्यापारिक मार्ग के रूप में प्रयोग किए जा रहे थे। स्थल मार्ग बाल्कन प्रदेशों से टर्की, फारस, ईरान, इराक होता हुआ अफगानिस्तान पहुंचता था। फिर खैबर, खुर्रम, बोलन तथा गोमल आदि दर्रों से होता हुआ भारत पहुंचता था। दूसरी ओर जलमार्ग भूमध्य सागर या काला सागर द्वारा लाल सागर, फारस की खाड़ी और अरब सागर होता हुआ भारत पहुंचता था। ये व्यापारिक मार्ग 14वीं शताब्दी तक निर्बाध चलते रहे, लेकिन जो 15वीं शताब्दी में अरबों का प्रसार और प्रभाव बढ़ता गया, त्यों-त्यों ये मार्ग असुरक्षित होने लगे। 1453 में उस्मानिया सल्तनत यानी तुर्की ने कुस्तुनतुनिया जीत लिया और धीरे धीरे संपूर्ण दक्षिण पश्चिम एशिया और दक्षिण पूर्व यूरोप पर अधिकार कर लिया। इससे यूरोप के एशिया और पूर्वी देशों से व्यापार करने के स्थल मार्ग पर उनका एकाधिपत्य हो गया और ये मार्ग यूरोपीय जातियों के लिए बिल्कुल बंद हो गए। इस कारण यूरोपीय देशों को भारत और पूर्वी एशिया के देशों से व्यापार करने के लिए जल मार्ग की खोज करने की आवश्यकता हुई। यूरोप गर्म मसालों के लिए दक्षिण पूर्वी एशिया के देशों पर निर्भर था। इस कारण नवीन जलमार्ग की खोज उनके लिए बहुत आवश्यक थी। भारत एक ऐसा देश था जो धनवान था और जहां से वे गर्म मसाले प्राप्त कर सकते थे। इस कारण भारत से व्यापार करने की उनकी इच्छा बहुत थी। 15वीं शताब्दी के अंतिम चतुर्थांश में हुई कुछ भौगोलिक खोजों का संसार के अनेक देशों के व्यापारिक संबंधों पर गहरा प्रभाव पड़ा। इन खोजों से संसार के अनेक देशों में आपसी संपर्क स्थापित हुए। इसी प्रयास में कोलंबस स्पेन से भारत के लिए समुद्री मार्ग खोजने चला था, लेकिन 1492 में अमेरिका पहुंच गया। इस प्रकार अमेरिका की खोज हुई। बार्थोलोम्यू डियास 1487 में आशा अंतरीप, अफ्रीका का अंतिम किनारा, जिसे उसने तूफानी अंतरिम भी कहा, पहुंच गया था। उसके 10 वर्ष के बाद 1497 में दूसरा पुर्तगाली कैप्टन वास्को डी गामा पुर्तगाल से चलकर इसी आशा अंतरीप को, जिसे कि उत्तमाशा अंतरीप भी कहते हैं, को पार करता हुआ आगे पूर्व की ओर बढ़ा और अब्दुल मजीद नामक गुजराती पथ प्रदर्शक की सहायता से 20 मई 1498 को भारत के पश्चिमी तट स्थित बंदरगाह कालीकट पहुंच गया। इस प्रकार भारत के लिए एक नया यूरोपीय समुद्री मार्ग खोजा गया। इसे केप ऑफ गुड होप रूट का नाम दिया गया। भारत में यूरोप वासियों के आने के क्रम में सबसे पहले पुर्तगीज यानी पुर्तगाली थे। उसके बाद क्रमशः डच, अंग्रेज, डेनिश और फ्रांसीसी आए। यद्यपि अंग्रेज डच के बाद भारत आए थे, फिर भी अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना डच ईस्ट इंडिया कंपनी से पहले ही हो चुकी थी। अब हम पुर्तगालियों के बारे में बात करेंगे। प्रथम यूरोपियन जिसने यूरोप से भारत के लिए सीधी समुद्री मार्ग की खोज की, वास्को डी गामा पुर्तगाली नागरिक था। वो सबसे पहले 1498 में कालीकट के कप कडाबू नामक बंदरगाह पर अपना बेड़ा उतारा और जहां के हिंदू शासक जमोरियन, ये उसकी पैतृक उपाधि थी, ने उसका स्वागत किया। लेकिन कालीकट में बसे हुए अरब व्यापारियों ने उसके प्रति वैमनस्य का रवैया अपनाया। वास्को डी गामा पुर्तगाल के शासक डॉन हेनरिक के प्रतिनिधि के रूप में भारत आया। वो भारत लौटते समय जो मसाला अपने साथ लेकर गया था, उससे उसने 60 गुना अधिक मुनाफा कमाया और जिसके कारण अन्य पुर्तगाली व्यापारियों को प्रोत्साहन मिला। 1500 ईस्वी में द्वितीय पुर्तगाली अभियान के तहत पेड्रो अल्वारेस कैब्राल
13 जहाज़ों के एक बेड़े के नायक बनकर उसका अरब व्यापारियों के साथ भीषण संघर्ष हुआ। अंततः अरब व्यापारी पराजित हुए। अरबों को पराजित करने के बाद कैब्रॉल ने कोचीन और किन्नानौर के शासकों के साथ मित्रता स्थापित की। बाद में उसने ये अनुभव किया कि क्षेत्रीय राजाओं के आपसी विवाद से लाभ उठाकर ताकत द्वारा संबंधित क्षेत्र में अपना अधिकार स्थापित किया जा सकता है, और यही धारणा बाद में पुर्तगाली नीति का आधार भी बने। वास्को डी गामा 1502 में पुनः भारत आया। 1503 में पुर्तगालियों की कोचीन में पहली फैक्ट्री स्थापित की गई। 1505 में कन्नूर में दूसरी फैक्ट्री स्थापित की गई। पुर्तगालियों ने पूर्वी जगत और यूरोप के मध्य होने वाले संपूर्ण व्यापार पर एकाधिकार के उद्देश्य से 1505 में एक नई नीति अपनाई, जिसके अंतर्गत 3 वर्ष के लिए गवर्नर को नियुक्त किया गया। सबसे पहले इस पद के लिए फ्रांसिस्को डी अल्मीडा को चुना गया। ज्ञातव्य है कि वास्को डी गामा भारत में कुल 3 बार आया और तीसरी बार 5 सितंबर 1524 ईस्वी को पुर्तगाली वायसराय के रूप में आया, और उसकी यहां पर दिसंबर 1524 ईस्वी में कोचीन में मृत्यु हो गई। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा कौन था? यह एक पुर्तगाल का प्रथम गवर्नर था। इसका मुख्य उद्देश्य पुर्तगालियों के दक्षिण पूर्वी एशिया के व्यापार को सुरक्षित करना था। इसके निमित्त उसने शांत जल की नीति अपनाई। उसने भारत में पुर्तगाली राज्य स्थापित करने का प्रयास किया और 1505 में अंजाडीवा, कन्नूर और किलवा में दुर्ग स्थापित किए। 1509 ईस्वी में अल्मीडा ने गुजरात, तुर्की, मिस्र के संयुक्त बेड़े को पराजित किया। इस विजय के परिणाम स्वरूप पुर्तगाली नौसेना हिंद महासागर में सबसे ज़्यादा शक्तिशाली हो गई और आने वाले कुछ समय के लिए हिंद महासागर पुर्तगाली सागर बनकर रह गया। अल्फांसो डी अल्बुकर्क ये कौन था? ये भारत में पुर्तगाली शक्ति की वास्तविक नींव डालने वाला अल्फांसो डी अल्बुकर्क था, जो सबसे पहले 1503 ईस्वी में एक जहाजी बेड़े का नायक बनकर भारत आया था, और उसी समय उसने कोचीन में पुर्तगालियों के प्रथम दुर्ग का निर्माण करवाया। 1509 ईस्वी में वो भारत में पुर्तगालियों का गवर्नर नियुक्त हुआ। 1510 में गोवा के समुद्र बंदरगाह पर अधिकार कर लिया, जो उस समय बीजापुर के यूसुफ आदिल शाही सुल्तान के अधीन था। उसके समय में पुर्तगाली भारत की सबसे शक्तिशाली जलशक्ति बन चुके थे। पश्चिमी समुद्र तट पर उनकी तूती बोलने लगी थी। गोवा को अपने अधीन करने के साथ ही भारत में क्षेत्रीय पुर्तगाली राज्य की स्थापना हुई। 1511 ईस्वी में अल्बुकर्क ने मलक्का पर और 1515 में फारस की खाड़ी में अवस्थित होमुर्ज बंदरगाह पर अधिकार कर लिया। अल्बुकर्क ने स्थायी पुर्तगाली आबादी बसाने की दृष्टि से स्वदेशवासियों को भारतीय महिलाओं से विवाह करने के लिए प्रोत्साहित किया, लेकिन वो मुसलमानों को बहुत परेशान करता था। उसने अपने क्षेत्र में सती प्रथा बंद करवा दिया। इस प्रकार वो राजा राम मोहन राय का पुरोगामी था। सही माने में वो भारत में पुर्तगाली शासन का वास्तविक संस्थापक था। नुनोद कुन्हा कौन था? अल्बुकर्क के बाद दूसरा महत्वपूर्ण पुर्तगाली गवर्नर नुनोद कुन्हा था, जिसने 1529 ईस्वी में भारत में कार्यभार ग्रहण किया, और उसने मुगल सम्राट हुमायूं और गुजरात के बहादुर शाह के बीच संघर्ष का लाभ उठाकर 1534 ईस्वी में बेशीन और 1535 ईस्वी में दीव पर अधिकार कर लिया। कुन्हा ने 1530 ईस्वी में शासन का मुख्य केंद्र कोचीन के स्थान पर गोवा को बना दिया। 1538 ईस्वी में गार्सिया द नारहोन एक अन्य महत्वपूर्ण पुर्तगाली गवर्नर बना। उसने दमन, साल्सेट, चौल, बम्बई, सेंट थॉमस, मद्रास और हुगली में अपने केंद्र स्थापित किए। उसने सीलोन, श्रीलंका के सीलोन के अधिकांश भागों पर पुर्तगाली आधिपत्य कायम कर लिया। 1559 ईस्वी में पुर्तगालियों के दमन पर भी अधिकार हो गया। इनके पास लगभग 50 दुर्ग और 100 से अधिक जहाज़ों का बेड़ा था, लेकिन लंबे समय तक वे अपने साम्राज्य की रक्षा न कर सके। जो यूरोप वासियों की अन्य कंपनियां व्यापार के लिए हिंद महासागर में आने लगी और पारंपरिक व्यापारिक प्रतिस्पर्धा बढ़ती गई, पुर्तगाली मैदान छोड़ते गए। 1580 ईस्वी में पुर्तगाल स्पेन के साथ सम्मिलित हो गया और अपनी स्वतंत्रता खो बैठा।
बाद में अनेक स्थानों पर पुर्तगालियों को सैनिक पराजय का भी सामना करना पड़ा। 1596 ईस्वी में दक्षिण पूर्वी एशिया में आने के बाद डचों ने पुर्तगालियों का इस क्षेत्र से बाहर कर दिया। डचों ने 1661 ईस्वी में मलक्का दुर्ग को जीत लिया और 1658 ईस्वी में श्रीलंका और 1663 ईस्वी में मालाबार के सभी दुर्गों पर अपना आधिपत्य जमा लिया। अंग्रेजों ने 1612 ईस्वी में पुर्तगालियों को सूरत में पराजित करके अपना कारखाना स्थापित किया। 1622 ईस्वी में उन्होंने अपना विस्तार करते हुए पुर्तगालियों को होमुर्ज में फारसी सेना की सहायता से पराजित कर दिया। बाद में मुगलों और मराठों ने भी पुर्तगालियों का विरोध किया। हालांकि अकबर के समय मुगल और पुर्तगाली संबंध अच्छे थे। अकबर के दरबार में जेसुइट पादरियों, जो ईसाई धर्म के प्रचारक थे, के 3 दल 1580, 1590 और 1595 में भारत आए। सर्वप्रथम जहांगीर के काल में मुगलों का पुर्तगालियों से संघर्ष हुआ। हालांकि जहांगीर पुर्तगालियों से मधुर संबंध चाहता था। उसने 1607 में और 1610 में 2 मिशन गोवा भेजा, लेकिन पुर्तगाली मुगल सत्ता को नज़रअंदाज कर रहे थे। 1613 ईस्वी में पुर्तगालियों ने सूरत में 4 शाही जहाज़ों को पकड़कर लूट लिया। उसके बाद जहांगीर ने सूरत के मुगल गवर्नर मुकर्रब खां को पुर्तगालियों को दंडित करने का आदेश दिया। मुकर्रब खां ने अंग्रेजी नौसेना के कप्तान डॉन्टन के सहयोग से पुर्तगालियों को सामुद्रिक युद्ध में पराजित किया। जहांगीर ने पुर्तगालियों को दी गई सभी व्यापारिक सुविधाएं वापस ले ली। आगरा, लाहौर स्थित उनके गिरजाघर बंद करवा दिए। अंततः पुर्तगालियों को जेसुइटों की सहायता से जहांगीर से समझौता करना पड़ा। शाहजहां के काल में 1632 ईस्वी में बंगाल स्थित पुर्तगालियों से मुगलों का संघर्ष हुआ। बंगाल में चटगांव एवं हुगली पुर्तगालियों की कोठी थी। पुर्तगालियों को यहाँ नमक के व्यापार का एकाधिकार था, जिसके बदले वह शाही राजकोष में प्रति वर्ष 10,000 टका जमा करते थे। मुगल शासन उनके शांतिपूर्ण व्यापारिक कार्य में कोई हस्तक्षेप नहीं करता था, परंतु पुर्तगाली यहाँ ईसाई धर्म प्रचार में बल प्रयोग करते थे। लोगों को जबरदस्ती ईसाई बनाते थे, गांवों पर आक्रमण कर लूटते थे, समुद्री डकैती करते थे। इसी समय पुर्तगालियों ने मुमताज़ महल की नौकाओं का अपहरण कर लिया था। इन सब की शिकायत बादशाह से की गई। तब शाहजहां ने पुर्तगालियों के दमन का निश्चय किया। शाहजहां पुर्तगालियों से पहले से भी नाराज रहता था, क्योंकि जब उसने जहांगीर के प्रति विद्रोह किया था तब पुर्तगालियों से उसने सहायता मांगी थी, जो नहीं मिली थी। शाहजहां के बादशाह बनने पर पुर्तगालियों ने नजराना भी नहीं पेश किया था। बादशाह के आदेश पर बंगाल के मुगल गवर्नर कासिम खां ने जल और स्थल मार्ग से हुगली पर आक्रमण कर अधिकार कर लिया था। बड़ी संख्या में पुर्तगाली मारे गए और बंदी बना लिए गए। औरंगजेब के समय भी पुर्तगाली अराकानी समुद्री डाकुओं के साथ मिलकर बंगाल के तटवर्ती भागों में अशांति फैलाए थे। चटगांव से ढाका तक का क्षेत्र असुरक्षित हो गया। बंगाल का गवर्नर शाइस्ता खां ने इस सुदृढ़ जल बेड़े का गठन कर बंगाल की खाड़ी स्थित सोन द्वीप, जो समुद्री डाकुओं का प्रमुख केंद्र था, पर अधिकार कर लिया। 1739 ईस्वी में मराठों ने उनसे सालसट और बेचिन छीन लिया। 1661 ईस्वी में तत्कालीन ब्रिटिश सम्राट चार्ल्स द्वितीय द्वारा पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन से विवाह करने पर पुर्तगालियों ने उसे मुंबई द्वीप दहेज में दे दिया। अब बात हम करते हैं कार्टज आर्मेडा कॉफिला व्यवस्था की। पुर्तगालियों ने हिंद महासागर में होने वाले व्यापार को नियंत्रित करने और उस पर कर लगाने के प्रयास के तहत कार्टज पद्धति को आरंभ किया। कार्टज का मतलब है परमिट, और सभी को परमिट लेना अनिवार्य कर दिया गया। बाध्य करने के लिए आर्मेडा की शक्ति बहुत थी। इस व्यवस्था को कार्टज आर्मेडा व्यवस्था की संज्ञा दी गई। इस परमिट के बिना कोई भी भारतीय या अरबी जहाज अरब सागर में नहीं जा सकता था। यहाँ तक कि पुर्तगाली अधिकार वाले क्षेत्रों से व्यापार करने के लिए मुगल बादशाह अकबर को कार्टज लेना पड़ता था। भारतीय या अरबी जहाज़ों को काली मिर्च और गोला बारूद ले जाने की अनुमति नहीं थी। पुर्तगाली स्वयं को सागर का स्वामी कहते थे। व्यापार पर नियंत्रण के लिए काफिला व्यवस्था की गई थी। इसके तहत स्थानीय व्यापारिक जहाज़ों का छोटा सा काफिला होता था, जिसकी रक्षा के लिए पुर्तगाली बेड़ा साथ चलता था। इस संरक्षक बेड़े के 2 कार्य थे। एक तो इन जहाज़ों की समुद्री डाकुओं से रक्षा करना, तो दूसरा यह सुनिश्चित करना कि इनमें से कोई जहाज़ पुर्तगाली व्यवस्था के बाहर जाकर व्यापार ना कर सके।
पुर्तगालियों का पतन कैसे हुआ, अब हम इस पर बात करेंगे। आधुनिक भारत में सत्ता संघर्ष के इतिहास में पुर्तगाली असफल रहे। इस असफलता के पीछे अनेक कारण थे। पुर्तगालियों का भ्रष्ट शासन, दोषपूर्ण व्यापार प्रणाली, धार्मिक और वैवाहिक नीति, योग्य शासकों का अभाव, सीमित साधन, स्पेन द्वारा पुर्तगाल का विलय, मुगल साम्राज्य का विस्तार, डच एवं अंग्रेज जैसी शक्तिशाली प्रतिद्वंदियों का उदय आदि ने अनेक कारण थे जो पुर्तगालियों का पतन अवसंभावी बना दिया। पुर्तगालियों का प्रभाव कैसा रहा भारत पर? पहली बार भारत सहित एशिया के देशों के संसाधनों का दोहन करने वाली व्यापारिक शक्ति पुर्तगाली बन गए थे। सबसे पहले भारत जापान व्यापार प्रारंभ करने का श्रेय पुर्तगालियों को ही दिया जाता है। पुर्तगालियों ने राजनीतिक परिवर्तन का भी सूत्रपात किया। एशियाई सामुद्रिक गतिविधियों में राजनीति को समाविष्ट कर दिया। अपनी शक्ति स्थापना हेतु बल प्रयोग का भी सहारा लिया और उनकी इस गतिविधि का सर्वाधिक शिकार मुसलमान हुए। पुर्तगालियों ने अरबों और तुर्कों से सबसे पहले संघर्ष किया, इसलिए उन्होंने प्रथम दृष्टि में मुसलमानों को ही अपना निशाना बनाया। पुर्तगाली ईसाई मिशनरियों ने भारत में धर्म परिवर्तन के लिए बहुत प्रयास किए। 1540 ईस्वी में गोवा में प्रति सुधारवादी विचारधारा और जेसुइटों के आने से यह धर्म परिवर्तन की गतिविधियां तीव्र हुईं। 1540 में गोवा के सभी मंदिर नष्ट कर दिए गए। 1573 ईस्वी में बारदे और 1584 से 1587 ईस्वी के मध्य 67 के मंदिर भी तोड़ दिए गए। 1560 ईस्वी में गोवा में ईसाई धार्मिक न्यायालय की स्थापना की गई, जिसका उद्देश्य ईसाई धर्म विरोधियों को दंडित करना था। मध्य अमेरिका से तंबाकू, मूंगफली, आलू, मक्का, पपीता, अमरूद का भारत में प्रवेश पुर्तगालियों ने कराया। बादाम, लीची, संतरा, अनानास, काजू का प्रवेश अन्य देशों से भारत में पुर्तगालियों के माध्यम से हुआ। जहाज निर्माण और प्रिंटिंग प्रेस 1556 ईस्वी में भारत में पुर्तगालियों ने प्रारंभ किया। भारत में गोथिक स्थापना कला का आगमन हुआ। औषधीय वनस्पति से संबंधित पहले वैज्ञानिक ग्रंथ का प्रकाशन 1563 में गोवा से ही हुआ। अब हम डचों के बारे में बात करेंगे। डच हॉलैंड या नीदरलैंड के निवासी थे। कॉर्नेलियस डे हस्तमान के नेतृत्व में पहला डच अभियान 1596 ईस्वी में पूर्वी जगत में पहुंचा। उसके बाद डचों ने भारत एवं पूर्वी जगत की कई समुद्रिक यात्राएं संपन्न की और 1602 में डच संसद द्वारा पारित एक प्रस्ताव के तहत वेरिनिग्दे ओस्ट इंडेशे अर्थात यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड की स्थापना की। इस प्रस्ताव द्वारा डच संसद ने कंपनी को 21 वर्षों के लिए भारत और पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने, युद्ध छेड़ने, संधि करने, भूमि प्राप्त करने, दुर्ग बनाने के संबंध में अधिकार दे दिया। इस कंपनी की संयुक्त पूंजी 65 लाख गिल्डर थी। कंपनी का संचालन डच सरकार के आदेशानुसार 17 सदस्यीय एक बोर्ड द्वारा किया जाता था। इसके सदस्य महत्वाकांक्षी और साहसी व्यक्ति थे। डचों के आगमन के समय पुर्तगालियों का पूर्वी व्यापार पर एकाधिकार था। डच काली मिर्च और अन्य मसालों के व्यापार हेतु मूलतः इंडोनेशिया पर निर्भर थे। इंडोनेशिया को मसाला द्वीप भी कहा जाता है। अंततः पुर्तगालियों से डचों का संघर्ष अनिवार्य हो गया। 1605 में डचों ने पुर्तगालियों को पराजित कर अम्बियाना ले लिया और धीरे धीरे मसाला द्वीपपुंज में उन्हें हराकर 1619 ईस्वी में जकार्ता के खंडहरों पर बैटिविया नामक नगर बसाया। 1641 ईस्वी में मलक्का पर कब्जा कर लिया और 1658 ईस्वी में सीलोन यानी श्रीलंका की अंतिम पुर्तगाली बस्ती पर अधिकार जमा लिया। व्यापारिक उद्देश्य से भारत आने वाले डचों ने 1602 ईस्वी में बैंटम के निकट एक युद्ध में पुर्तगालियों को पराजित कर गुजरात में कोरोमंडल तट पर और बंगाल, बिहार, उड़ीसा में व्यापारिक फैक्ट्रियां स्थापित की। भारत में उनकी महत्वपूर्ण कोठियां मसूलीपट्टम, पुलिकट, सूरत, बिमलीपट्टम, कराईकल, बड़ानगर, बालासोर, नागपट्टिनम और कोचीन में खुली। डचों ने बंगाल में पहली फैक्ट्री 1627 में पीपली में स्थापित की थी और कुछ ही दिन बाद डच पीपली से बालासोर चले गए और यहाँ पर अपनी फैक्ट्री स्थापित की। 1653 में डचों ने हुगली के निकट चिंसुरा में अपनी फैक्ट्री स्थापित की। उसके बाद बंगाल में डचों का सही ढंग से व्यापार प्रारंभ हुआ। चिंसुरा में डचों ने गुस्तावुस
नामक किले का निर्माण किया। इसके बाद डचों ने कासिम बाजार और पटना में फैक्ट्री स्थापित की। मालाबार तटवर्ती प्रदेश में कोचीन और कन्नानौर दो प्रमुख डच व्यापारिक केंद्र थे। 1690 ईस्वी के बाद पुलिकट के बदले नेग्गापट्टम और कोरामंडल तट पर डचों का मुख्य केंद्र बन गया था। डच लोग मुख्यतः मसालों, नील, कच्चे रेशम, वस्त्र, अफीम और सोरा का व्यापार करते थे। इनकी व्यापारिक व्यवस्था सहकारिता पर आधारित थी। डचों ने भारत से पुर्तगालियों को समुद्री व्यापार से तो निष्कासित कर दिया, लेकिन अंग्रेजों की नौसैनिक शक्ति के सामने नहीं टिक सके। 1759 में अंग्रेजों और डचों के मध्य बेदरा का युद्ध हुआ। इसमें डच पराजित हुए। उनका भारत में अंतिम रूप से पतन हो गया। इस युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व क्लाइव ने किया था और 1795 में अंग्रेजों ने डचों को अंतिम रूप से भारत से निष्कासित कर दिया। डचों के पतन के जिम्मेदार कारणों में उनका अंग्रेजों की तुलना में नौशक्ति का कमजोर होना, मसालों के द्वीप पर अधिक ध्यान देना, आर्थिक स्थिति का कमजोर होना, अत्यधिक केंद्रीकरण की नीति अपनाना माना जा सकता है। डचों ने भारत में व्यापार पर ही अधिक ध्यान दिया। उन्होंने यहाँ की राजनीति में न तो कभी हस्तक्षेप किया और न ही रुचि लिया। अब हम बात करते हैं अंग्रेजों की। अंग्रेज कैसे भारत में स्थापित हुए? भारत में सबसे पहले 1608 ईस्वी में कैप्टन हॉकिंस नामक अंग्रेज समुद्री मार्ग से हेक्टर नामक व्यापारिक जहाज से गुजरात के सूरत नामक बंदरगाह पर आया। यद्यपि भारत आने वाला प्रथम अंग्रेज यात्री जॉन मिल्डन हॉल था, जो स्थल मार्ग से 1597 ईस्वी में आया था। फिर भी 1600 शताब्दी में पुर्तगाल का विलय स्पेन में हो गया था। 1588 में स्पेनी जहाज बेड़ा अंग्रेजों द्वारा पराजित होता है और जिसमें अंग्रेजी सेना का नेतृत्व जॉन मिल्डन हॉल ने किया था। इस पराजय के बाद एशिया के व्यापार से पुर्तगाली नियंत्रण समाप्त हो गया। इस पराजय के अवशेषों पर डच और अंग्रेजों ने अपना अधिकार स्थापित कर लिया। 1599 ईस्वी में पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने के लिए अंग्रेजों ने एक कंपनी की स्थापना की, जिसमें कुल 217 व्यापारी थे। इनके द्वारा स्थापित कंपनी का नाम था गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट लंदन ट्रेनिंग इन टू द ईस्ट इंडीज। आरंभ से ही वो राजतंत्र से संबंधित थी। रानी एलिजाबेथ उसके हिस्सेदारों में थी। 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने एक शाही फरमान देकर इस कंपनी को 15 वर्षों के लिए पूर्व के देशों के साथ व्यापार करने की अनुमति प्रदान की। इसी फरमान को चार्टर अधिनियम कहा जाता है। कंपनी को सुचारू रूप से चलाने के लिए 26 सदस्यों को मिलाकर कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स यानी कि निदेशक मंडल का गठन किया गया और इन सदस्यों में से एक निदेशक और एक उपनिदेशक शेष 24 सदस्य के रूप में कार्य करते थे। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से पहली समुद्री यात्रा 1601 से 1603 में की गई। इसी वर्ष उसके जहाज इंडोनेशिया के मसाला द्वीप गए। कंपनी ने 1608 में भारत के पश्चिमी तट पर सूरत में एक व्यापारी कोठी खोली। उस समय व्यापारिक कोठी को गोदाम या कारखाना कहते थे। शाही कृपा दृश्य प्राप्त करने के लिए कंपनी ने राजा जेम्स प्रथम को एक पत्र के साथ कैप्टन हॉकिंस को 1608 ईस्वी में भारत भेजा, जो 1609 में मुगल सम्राट जहांगीर के दरबार में पहुंचा। वहां तुर्की और फारसी भाषा का ज्ञाता था। जहांगीर तुर्की और फारसी भाषा का ज्ञाता था। हॉकिंस का मित्र की तरह स्वागत किया गया और उसे 400 का मनसब और एक जागीर और खान की उपाधि दी गई। उसने बादशाह से सूरत में एक अंग्रेजी कंपनी खोलने की अनुमति प्राप्त की, लेकिन मुगल दरबार में पुर्तगाली प्रतिद्वंदी सौदागरों के कारण वो अनुमति शीघ्र ही रद्द कर दी गई। 1611 में हॉकिंस इंग्लैंड लौट गया। 1613 ईस्वी में जहांगीर ने एक आज्ञा पत्र द्वारा अंग्रेजों को सूरत में स्थायी रूप से एक कोठी स्थापित करने की अनुमति दे दी। हॉकिंस की वापसी के बाद 1615 में जेम्स प्रथम ने कंपनी की ओर से सर टॉमस रो को मुगल दरबार भेजा। रो सम्राट जहांगीर की कृपा पाने में सफल हुआ। वो 3 वर्ष तक एक मान्य राजदूत के रूप में अजमेर, मांडू व इलाहाबाद में रहा। वो अपनी आशा के अनुरूप विधिवत और निश्चित संधि
पत्र प्राप्त करने में असफल रहा, लेकिन उसे कुछ नगरों में कोठियां स्थापित करने की आज्ञा 1618 ईस्वी में मिल गई। फरवरी 1619 में सर टॉमस रो इंग्लैंड वापस चला गया। अंग्रेजों ने 1623 तक सूरत, भड़ौच, अहमदाबाद, मसूलीपट्टनम, आगरा और अजमेर में कोठियां स्थापित कर ली, यानी कि कारखाना। ये सभी कोठियां सूरत की कोठी के प्रेसिडेंट व काउंसिल के नियंत्रण में रख दी गई। 1640 में उन्होंने मद्रास नगर की स्थापना की और आत्मरक्षा के लिए वहां एक मजबूत दुर्ग का निर्माण कराया और उसका नाम सेंट जॉर्ज किला रखा गया। 1651 में बंगाल में व्यापार विस्तार करने के ध्येय से ब्रिजमैन के नेतृत्व में हुगली में भी एक कोठी खोली गई। हुगली के बाद कासिम बाजार, पटना और राजमहल में अंग्रेजी फैक्ट्रियां स्थापित हुई। 1667 ईस्वी में सम्राट औरंगजेब ने अंग्रेजों को बंगाल में व्यापार करने की सुविधा प्रदान करते हुए एक फरमान जारी किया। 1661 में चार्ल्स द्वितीय ने कंपनी को एक नया आज्ञा पत्र प्रदान किया, जिसके आधार पर कंपनी को मुद्रा ढालने, किला बनाने, न्याय करने और गैर ईसाई राज्यों के साथ संधि विग्रह करने का अधिकार मिल गया। 1661 ईस्वी में चार्ल्स द्वितीय को पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन से विवाह करने के उपलक्ष्य में दहेज के रूप में बंबई का बंदरगाह मिल गया, जिसे उसने 1668 में 10 पाउंड वार्षिक किराए पर ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। 1669 ईस्वी और 1677 ईस्वी के मध्य कंपनी के गवर्नर गैराल्ड आंगियर ने आधुनिक बंबई नगर की नींव डाली। 1687 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्यालय सूरत से बंबई लाया गया। 1690 ईस्वी में बंगाल के नवाब इब्राहिम खान ने कंपनी को निमंत्रण दिया। 1690 में ही जॉब चॉर्नॉक ने सूतानदी में एक अंग्रेज कोठी की स्थापना की। बर्धमान जिले के जमींदार शोभा सिंह द्वारा विद्रोह किए जाने से अंग्रेजों को 1696 ईस्वी में सूतानदी की किलेबंदी करने का अवसर मिल गया और सूबेदार अजीमुशान ने अंग्रेजों को 3 गांवों की जमींदारी प्रदान कर दी। वो गांव थे कालीकाता, सूतानदी और गोविंदपुर। इसके बदले अंग्रेजों को इन गांवों के जमींदारों को मात्र 1200 रुपये देने पड़े। इन्हीं 3 गांवों के भू क्षेत्र पर कलकत्ता नगर की स्थापना की गई और 1697 ईस्वी में सूतानदी की किलेबंदी कोठी का नाम फोर्ट विलियम रखा गया। सर चार्ल्स आयर इसके प्रथम प्रेसिडेंट हुए। इस प्रकार कंपनी ने 80 वर्षों से ही 3 प्रमुख बंदरगाह बंबई, मद्रास और कोलकाता पर अपना आधिपत्य कर लिया। औरंगजेब की मृत्यु के बाद 1715 में कंपनी ने मुगल दरबार में जॉन सरमन की अध्यक्षता में एक शिष्टमंडल भेजा। इसका उद्देश्य मुगल भारत में विशेषाधिकार और कलकत्ता के आसपास के 38 गांवों को प्राप्त करना था। इस शिष्टमंडल में विलियम हैमिल्टन नाम का शल्य चिकित्सक भी था, जो मुगल सम्राट फर्रुखसियर को एक भयंकर रोग से स्वास्थ्य लाभ कराने में सफल हुआ। सम्राट ने प्रसन्न होकर 1717 ईस्वी में पूर्व प्रचलित सुविधा को मान्यता प्रदान करते हुए कंपनी के व्यापार को चुंगी और करों से मुक्त कर दिया और कलकत्ता, मद्रास के समीप कुछ गांव भेंट स्वरूप प्रदान कर दिए। साथ ही कंपनी द्वारा बंबई की टकसाल से जारी किए गए सिक्के को मुगल साम्राज्य में मान्यता मिल गई और ने इस फरमान को कंपनी का महाधिकार पत्र यानी मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी। इस प्रकार कंपनी की स्थिति पहले से मजबूत हो गई, उसका भारत के एक भूभाग पर अधिकार हो गया और कंपनी की इस उपलब्धि में कालांतर में ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना का मार्ग प्रशस्त कर दिया। अंग्रेजों के बाद भारत में डेनिश व्यापारी 1616 ईस्वी में आए। इन्होंने अपनी प्रथम फैक्ट्री 1620 में तंजौर के ट्रांकेम्बर, तमिलनाडु में स्थापित की। 1676 में इन्होंने श्रीरामपुर, बंगाल में अपनी दूसरी फैक्ट्री स्थापित की और भारत में लगभग 25 वर्षों तक व्यापार किया। लेकिन अंग्रेजी प्रतिद्वंद्विता और कूटनीतिक चालों के आगे डेनिश व्यापारी अंग्रेजों के सामने टिक न सके। इनके व्यापार में लगातार गिरावट होने के कारण 1745 में इन्होंने अपनी सभी भारतीय फैक्ट्रियों को अंग्रेज कंपनी के हाथों बहुत ही कम पैसों में बेच दिया और वापस चले गए। अब हम बात करते हैं फ्रांसीसी कंपनियों के बारे में। भारत में व्यापारिक दृष्टि से प्रवेश हुए यूरोपीय देशों में सबसे अंत में फ्रांस के व्यापारी भारत आए। हेनरी चतुर्थ, रिचलू और कोलबर्ट जैसे कुछ फ्रांसीसियों ने पूर्वी व्यापार का महत्व महसूस किया। कोलबर्ट के लगातार प्रयासों के बाद 1664 ईस्वी में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई, जिसे
कंपनी द इंडस ओरिएंटल नाम दिया गया। इस कंपनी पर फ्रांसीसी सरकार का प्रत्यक्ष और पूर्ण नियंत्रण था। 1667 ईस्वी में फ्रांसीसी कैरान या फ्रैंको कैरो की अध्यक्षता में एक अभियान दल भारत पहुंचा। 1668 में सूरत में पहली फ्रांसीसी फैक्ट्री स्थापित की गई। मरकारा ने गोलकुंडा के सुल्तान से एक अधिकार पत्र प्राप्त कर 1669 ईस्वी में भारत के पूर्वी तट पर स्थित मछलीपट्टनम में दूसरा कारखाना लगाया। फ्रांसीसी मार्टिन को सूरत और मछलीपट्टनम की जिम्मेदारी सौंपी गई। फ्रांसीसी मार्टिन ने भारत में फ्रांसीसी शक्ति का विस्तार करना प्रारंभ किया। 1672 ईस्वी में फ्रांसीसियों ने उसके नेतृत्व में तंजावुर के शासक से मद्रास के निकट सेंट थोमे को प्राप्त किया, किंतु अगले वर्ष उसका जल सेनापत दी लाहे गोलकुंडा के सुल्तान और डचों की संयुक्त सेना से पराजित हुआ और सेंट थोमे डचों के पास चला गया। इसी बीच फ्रांसीसी मार्टिन और बेलांग लेस्पिन ने वालिकोंडापुरम के मुस्लिम सूबेदार शेर खान लोदी से एक छोटा सा गांव मद्रास के निकट प्राप्त किया। इसी गांव को पांडिचेरी के रूप में फ्रांसीसियों ने 1674 ईस्वी में विकसित किया था। ये पूरी तरह से किलाबंद था। 1674 ईस्वी में स्थापित पांडिचेरी को 1701 ईस्वी में पूर्व की फ्रांसीसी बस्तियों का केंद्र बनाया गया। इसलिए फ्रांसीसी मार्टिन को भारत में फ्रांसीसी बस्तियों का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। बंगाल में फ्रांसीसियों ने मुगल सूबेदार शाइस्ता खां से भूमि प्राप्त करके 1690 से 1692 में चंद्रनगर नामक प्रसिद्ध केंद्र को स्थापित किया। इसी समय यूरोप में डचों और फ्रांसीसियों के मध्य प्रतिद्वंदिता चल रही थी। उसका प्रभाव भारत पर पड़ा और यहाँ दोनों के बीच संघर्ष शुरू हो गए। पांडिचेरी को डचों ने 1693 ईस्वी में अपने आधिपत्य में ले लिया और 5 वर्षों तक अपना शासन कायम रखा, किंतु 1697 ईस्वी की रिजविक की संधि द्वारा यह फ्रांसीसियों को लौटा दिया गया। फ्रांसीसी मार्टिन को पुनः पांडिचेरी का गवर्नर बनाया गया और उसने उसकी समृद्धि को लौटाया। अपनी मृत्यु 1706 के पूर्व तक उसने इसे कलकत्ता से बहुत अधिक समृद्ध बना दिया। 1706 से 1720 ईस्वी के मध्य फ्रांसीसियों की गतिविधियां निष्क्रिय रहीं और सूरत और मछलीपट्टनम की फैक्ट्रियां बंद कर दी गईं। ये सब फ्रांस की आंतरिक राजनीति के कारण हुआ। इस दौरान पांडिचेरी के 5 गवर्नर हुए, लेकिन कोई भी मार्टिन की मजबूत और बुद्धिमत्ता नीति का अनुसरण नहीं कर सका। 1720 और 1742 ईस्वी के मध्य पांडिचेरी के नए गवर्नर लिनो और ड्यूमा बनाए गए। उनके नेतृत्व में फ्रांसीसी कंपनी ने पुनः विकास करते हुए समृद्धि प्राप्त की। फ्रांसीसियों ने 1721 ईस्वी में मॉरिशस, 1724 ईस्वी में मालाबार फ्रांसीसियों की नीति पहला कारण बहुत परिवर्तन हुआ और उन्होंने अपना उद्देश्य साम्राज्यवाद का विस्तार बना लिया। इससे भारत में फ्रांसीसियों और अंग्रेजों के मध्य संघर्ष शुरू हो गया। अब हम बात करेंगे अंग्रेज और फ्रांसीसी संघर्ष। भारत में एंग्लो फ्रेंच युद्ध ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार के युद्ध के रूप में आरंभ हुआ। उस समय फ्रांसीसियों का मुख्यालय पांडिचेरी में था और मछलीपट्टनम, कराईकल, माहे, सूरत और चंद्रनगर में उनके उप कार्यालय खोले गए। दूसरी ओर अंग्रेजों की मुख्य बस्तियां मद्रास, बंबई और कलकत्ता में थी तथा अनेक उप कार्यालय थे। अंग्रेजों और फ्रांसीसियों का भारत में संघर्ष कर्नाटक से प्रारंभ हुआ। कर्नाटक का प्रथम युद्ध। कर्नाटक उस समय हैदराबाद सूबे का अंग था। यही अंग्रेज और फ्रांसीसियों का युद्ध हुआ। अंग्रेज फ्रांसीसियों की व्यापारिक प्रतिद्वंदिता इस युद्ध का पहला कारण थी, क्योंकि दोनों कंपनियां एक दूसरे के व्यापार को हानि पहुंचाकर अधिक से अधिक लाभ उठाना चाहती थी। इसलिए ऐसी परिस्थितियों में दोनों के मध्य संघर्ष होना स्वाभाविक था। 1740 ईस्वी में ऑस्ट्रियन उत्तराधिकार का युद्ध शुरू हुआ। इस युद्ध का प्रभाव भारत स्थित अंग्रेजों एवं फ्रांसीसियों पर भी हुआ। यूरोप में अंग्रेज और फ्रांसीसी एक दूसरे के विरुद्ध लड़ रहे थे, अतः भारत में वे एक दूसरे के विरुद्ध लड़ने के कारण फ्रांसीसी दार्शनिक वॉल्टेयर का इस संबंध में कहना था कि अपने देश में छोड़े गए तोप के प्रथम गोले ने अमेरिका और एशिया में हमारे सारे तोपखानों में माचिस लगा दी। 1744 ईस्वी के ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार के युद्ध का समाचार भारत पहुंचा। उस समय भारत में फ्रांसीसी बस्ती के केंद्र पांडिचेरी का गवर्नर डुप्ले था। दूसरी ओर मद्रास की अंग्रेजी बस्ती का गवर्नर निकोलस मोर्स था। डुप्ले फ्रांसीसी जलशक्ति की निर्बलता से परिचित था, अतः उसने अंग्रेजी
गवर्नर मोर्स के सम्मुख प्रस्ताव प्रस्तुत किया और अंग्रेजी और फ्रांसीसियों को भारत में तटस्थता की स्थिति का अनुकरण करना चाहिए। परंतु इससे पहले ही अंग्रेज गवर्नर को यह सूचना प्राप्त हो चुकी थी कि अंग्रेज से कमांडर बॉर्नेट की अध्यक्षता में एक जहाजी बेड़ा उसकी सहायता के लिए प्रस्थान कर चुका है। इसी कारण गवर्नर मोर्स ने डुप्ले को किसी भी प्रकार का आश्वासन नहीं दिया। मद्रास पांडिचेरी के बंदरगाह कर्नाटक राज्य में आते थे। डुप्ले ने अंग्रेजों की ओर से निराश होकर कर्नाटक के नवाब अनिरुद्दीन से निवेदन किया कि वो अपने राज्य में किसी प्रकार का युद्ध न होने दे। अनिरुद्दीन के आदेश पर अंग्रेज भी शांत हो गए, क्योंकि वह नवाब को क्रुद्ध नहीं करना चाहते थे। इस कूटनीति का सहारा लेकर डुप्ले ने भारत में फ्रांसीसी बस्तियों की उस समय रक्षा कर ली, जबकि फ्रांसीसी जलशक्ति बहुत कमजोर थी। मॉरिशस एक अन्य फ्रांसीसी बस्ती थी। उसका गवर्नर ला बोर्डेने था। डुप्ले ने उसे सहायता देने के लिए लिखा। जुलाई 1744 ईस्वी तक वो अपनी सेना सहित भारत के कोरामंडल तट तक पहुंच गया। उसने कमांडर बॉर्नेट के उत्तराधिकारी पेटन को, जो कि एक अयोग्य अधिकारी था, जल युद्ध में पराजित करके लंका की ओर भगा दिया। अब फ्रांसीसियों के लिए कोई बाधा न थी, इसलिए डुप्ले और लाबोर्डे ने मद्रास पर आक्रमण कर दिया और सितंबर 1746 ईस्वी में उस पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। इतिहासकार रॉबर्ट्स कहते हैं कि डुप्ले और लाबोर्डे अधिक समय तक पारस्परिक सहयोग से कार्य न कर सके। डुप्ले मद्रास को अपने अधिकार में लेना चाहता था, जबकि लाबोर्डे का विचार था मद्रास से फिरौती लेकर उसे पुनः अंग्रेजों को वापस कर दिया जाए। अंत में लाबोर्डे ने 4 लाख पाउंड की विशाल राशि को रिश्वत के रूप में स्वीकार करके मद्रास अंग्रेजों को वापस कर दिया और स्वयं वहां से चला गया। मद्रास को वापस करना डुप्ले की इच्छा के विरुद्ध था, इसलिए ला बोर्डेने को जाते ही उसने मद्रास पर आक्रमण करके पुनः उस पर अधिकार स्थापित कर लिया। उसने क्लाइव सहित अनेक अंग्रेजों को बंदी बना लिया। पेरिस संधि 10 फरवरी 1763 ईस्वी में यूरोप में फ्रांसीसी और अंग्रेजों के मध्य संधि हो गई। इसके फलस्वरूप भारत में भी दोनों पक्षों के मध्य युद्ध समाप्त हो गया। अंग्रेजों ने चंद्रनगर को छोड़कर शेष अन्य प्रदेश जो फ्रांसीसियों के अधिकार में 1749 तक थे वापस कर दिए। फ्रांसीसियों के पास यह क्षेत्र भारत के आज़ाद होने तक रहा, परंतु साथ में यह शर्त लगा दी गई कि अब फ्रांसीसी भारत में सेना नहीं रखेंगे। इसके बाद भारत में फ्रांसीसियों ने अंग्रेजों का विरोध करना छोड़ दिया और व्यापार पर ही अपना ध्यान लगाया। इस प्रकार पेरिस संधि के उपरांत भारत में फ्रांसीसी राज्य स्थापित करने के सारे सपने समाप्त हो गए और अंग्रेजों के लिए मार्ग प्रशस्त हो गया, क्योंकि पुर्तगालियों और डचों को वे पहले ही पराजित कर चुके थे। अब हम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एक संक्षिप्त चर्चा करेंगे। जी हाँ, 15वीं शताब्दी में एशिया और भूमध्य सागरीय यूरोप व्यापारी का एकाधिकार किस देश के व्यापारियों के हाथ में था? अगर हम बात करें क्रमशः तो अरब और इतालियी व्यापारियों के हाथों में था। पुर्तगाल के किस शासक ने मसाले के व्यापार पर नियंत्रण स्थापित करने की इच्छा से भारत के लिए सीधे समुद्री मार्ग की खोज की आज्ञा प्रदान कर दी? डॉन हेनरिक ने। संभवतः अगला क्या है? संभवतः मध्य युग की किसी भी अन्य घटना का सभ्य संसार पर इतना प्रभाव नहीं पड़ा जितना भारत जाने के समुद्री मार्ग खुल जाने से। यह कथन किसका है? यह डॉड वेल इतिहासकार का है। मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से व्यापार संबंध किस यूरोपियन कंपनी व देश ने बनाए? पुर्तगाली ने। 15वीं शताब्दी में हिंद महासागर के इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण घटना किस बंदरगाह का अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह के रूप में उभरना था? मलक्का बंदरगाह। किस भारतीय व्यापारी ने वास्को डिगामा का सहयोग किया था? अब्दुल मजीद। भारत की खोज किसने की? पुर्तगाली नागरिक वास्को डिगामा ने 1498 में। अमेरिका की खोज किसने की? स्पेन नागरिक क्रिस्टोफर कोलंबस ने 1492 में। ऑस्ट्रेलिया की खोज किसने की? ब्रिटेन नागरिक कैप्टन जेम्स कुक ने 1770 में। और न्यूजीलैंड की खोज किसने की? हॉलैंड नागरिक तस्मान ने 1642 में। किस पुर्तगाली वायसराय की समाधि कोचीन में है? वास्को डिगामा।
किस पुर्तगाली शासक ने 15वीं शताब्दी में समुद्री यात्राओं को संभव बनाने के लिए दिक्सूचक और नक्षत्र यंत्र का आविष्कार एवं उपयोग करवाया? डॉन हेनरिक ने। पश्चिम बंगाल की हुगली नामक फैक्ट्री की स्थापना किस यूरोपीय शक्ति द्वारा की गई? पुर्तगाली। पौंडीचेरी पर कब्जा करने वाली यूरोपीय शक्ति कौन थी? पुर्तगाली। हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए किसने अड्डा बनाया? पुर्तगालियों ने। पुर्तगाली दूत आंतानियो कैब्रॉल किसके शासनकाल में भारत आया? अकबर के। स्पाइस आइलैंड, जिसे मसाला द्वीप भी कहते हैं, उपमा पश्चिमी यूरोपीय देश एवं व्यापारी किस देश को प्रदान किए थे? इंडोनेशिया को। इसे ईस्ट इंडीज के नाम से भी जाना जाता है। अफीम, सिल्क, मसाले और नील में से प्रारंभ में यूरोपीय व्यापारियों की रुचि किसमें थी? मसालों में। 15 शताब्दी के लगभग बंगाल की खाड़ी के समूचे क्षेत्र और विशेष रूप से कोरोमंडल से मलक्का तक के व्यापार को नियंत्रित करने वाला मुख्य भारतीय समुदाय कौन था? चेट्टियार समुदाय। भारत में पुर्तगाली सामुद्रिक साम्राज्य को कौन सी उपमा दी गई? एस्तादो द इंडिया। भारत में सबसे पहले और सबसे अंत में आने और जाने वाली यूरोपीय शक्तियां कौन सी थी? सबसे पहले पुर्तगाली आए और सबसे अंत में गए, यानी पुर्तगाली सबसे पहले आए और सबसे बाद में गए। कालीकट का मलयाली नाम क्या है? कोशिकोड। होमुर्स बंदरगाह पर किस पुर्तगाल गवर्नर के समय कब्जा हुआ? अल्फांसो डी अल्बुकर्क। भारत में यूरोपीय शक्ति द्वारा अपना पहला किला कहां निर्मित किया गया था? गोवा में। पुर्तगालियों ने कब गोवा जीता? 1510 ईस्वी में गोवा जीता और 1622 ईस्वी में होमुर्स को खो दिया। बंगाल का कौन सा बंदरगाह पुर्तगालियों के समय पोर्टो ग्रांडे की संज्ञा से नवाजा जाता था? चटगांव। अकबर की अनुमति से हुगली में और शाहजहां की अनुमति से बंदेल में पुर्तगालियों ने कारखाने स्थापित किए। पुर्तगालियों के विरुद्ध शाहजहां ने किस नगर को घेरा था? हुगली को। अल्फांसो डी अल्बुकर्क की मजार भारत में कहाँ है? गोवा में है। भारत के साथ व्यापार के लिए सबसे पहले संयुक्त पूंजी कंपनी किस यूरोपीय शक्ति ने आरंभ की? डचों ने 1602 में। डचों ने पुर्तगालियों को पराजित कर आधुनिक कोच्चि में किस पोर्ट का निर्माण किया? फोर्ट विलियम का 1663 में। किस युद्ध के द्वारा डचों का भारत से अंतिम रूप से पतन हो गया? बेदरा युद्ध में। प्रथम डच फैक्ट्री की स्थापना भारत में किसने, कब और कहां की? वाद्रे हेंगे ने 1605 में मसूलीपट्टनम में, जो आंध्र प्रदेश में थी। यूरोपीय व्यापारियों में भारतीय वस्त्र को प्रमुख निर्यात की वस्त्र बनाने का श्रेय किसे प्राप्त है? डचों को। क्या आप जानते हैं पोर्टो नोवा एक समृद्ध कपड़ा उत्पादन केंद्र था। मसूलीपट्टनम और सूरत से डचों द्वारा नील का निर्यात किया जाता था। डचों द्वारा भड़ौच बंदरगाह से कपड़े का निर्यात किया जाता था। पुलिकट में डच अपने सिक्के ढालते थे और इन सिक्कों को स्वर्ण पैगोडा कहा जाता था। नौगल वाचे और पाल कुल्लू नील के उत्पादन और कपड़े की रंगाई के लिए प्रसिद्ध केंद्र थे। मद्रास के दक्षिण में स्थित सदरपत्तम उत्कृष्ट प्रकार के कपड़ों के लिए प्रसिद्ध था। बंगाल से डचों द्वारा निर्यात की जाने वाली प्रमुख वस्तुओं में सूती कपड़ा, रेशम, अफीम और सोरा थी। भारत से डचों द्वारा निर्यात की जाने वाली मुख्य वस्तुओं में नील, सोरा, मसाले, कच्चा रेशम, सीसा और अफीम थे। डचों द्वारा कोरामंडल के बंदरगाहों से बैंटम और बटेविया को विशेष प्रकार के बुने हुए वस्त्र निर्यात किए जाते थे। भारत से अफीम जावा और चीन में निर्यात किया जाता था। डच व्यापारिक व्यवस्था सहकारिता यानी कार्टेल पर आधारित थी। डच की जो व्यापारिक व्यवस्था थी किस पर आधारित थी? सहकारिता। डच फैक्ट्रियों के प्रमुखों को फैक्टर कहा जाता था। डच फैक्ट्री के जो मुखिया थे उन्हें फैक्टर कहा जाता था। 200 वर्षों के काल में डच कंपनी ने अपने साझेदारों को औसतन 18% का लाभांश दिया, जो व्यापारिक इतिहास में सर्वाधिक है।
डच कंपनी के निदेशक को भद्रजन कहा जाता था। कोरामंडल बंदरगाहों से डचों द्वारा निर्यात की गई मुख्य वस्तु क्या थी? वस्त्र। कोरोमंडल बंदरगाह से डचों द्वारा निर्यात की मुख्य वस्तु थी वस्त्र। किस यूरोपीय शक्ति ने 17वीं शताब्दी में सर्वाधिक मात्रा में रेशमी धागे का उत्पादन किया? डचों ने। परवर्ती 17वीं एवं प्रारंभिक 18वीं शताब्दी में इंडोनेशियाई द्वीप समूह में भारतीय अफीम के निर्यात पर किस यूरोपीय शक्ति का प्रभुत्व था? डच ईस्ट इंडिया कंपनी का। भारत आने वाले प्रथम अंग्रेजी जहाज का क्या नाम था? रेड ड्रैगन। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत में किसका शासनकाल था? अकबर का। किस मुगल शासक के काल में अंग्रेजों का भारत आगमन हुआ? जहांगीर 1608 में। अंग्रेजों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी यानी फैक्ट्री 1608 में गुजरात के सूरत में स्थापित की। भारत आने वाला प्रथम ब्रिटिश नागरिक था जॉन मेल्डन हॉल। ये स्थल मार्ग से 1597 ईस्वी में आया था। कैप्टन हॉकिंस को जहांगीर ने कौन सी उपाधि प्रदान की थी? खान की उपाधि। विलियम फिंच कौन था? कैप्टन हॉकिंस के साथ भारत आने वाला यात्री जिसने अनारकली के दंत कथा का उल्लेख किया। नील की सबसे अच्छी किस्म कहाँ तैयार होती थी? बयाना में। अंग्रेजों ने फारस की खाड़ी पर स्थित हारमूज बंदरगाह को पुर्तगालियों से कब छीना? 1604 में। जेम्स प्रथम का कौन सा राजदूत जहांगीर के दरबार में गया? कैप्टन हॉकिंस और सर टॉमस रो। मुगल सम्राट औरंगजेब और अंग्रेजों के प्रथम मुकाबला कब हुआ? 1686 में हुगली में। बंगाल का प्रथम चीफ एजेंट कौन था? विलियम हैजस। मुगल भारत में सूती वस्त्र, नील, अफीम और चाय में से अंग्रेजी व्यापार की सर्वाधिक महत्वपूर्ण वस्तु क्या थी? सूती वस्त्र। अंग्रेजों को सुनहरा फरमान कब प्रदान किया गया? 1632 ईस्वी में। ईस्ट इंडिया कंपनी किन वस्तुओं का भारत से निर्यात करती थी? सूती कपड़ा, नील, कच्चा रेशम और मसाले। किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब ने भारत से निष्कासित कर दिया था? जॉन चाइल्ड। जॉन सरमन मिशन किस मुगल सरकार शासन के दरबार में गया? फखरुसियर। इंटरपोलर कौन थे? इंटरपोलर एशिया में मुक्त व्यापार करने वाले अंग्रेज व्यापारी थे। अंग्रेजों को कलकत्ता की जमींदारी किस सूबेदार ने प्रदान की? अजीमुशान ने। आर्काट घेरा कब डाला गया? 1751 में। सेंट थोमे का युद्ध कब और किसके मध्य हुआ? कैप्टन पैराडाइज के अधीन फ्रांसीसी सेना और कर्नाटक के नवाब अनरुद्दीन की सेना के बीच 1748 में लड़ा गया और फ्रांसीसी सेना ने नवाब को हरा दिया था। पांडिचेरी के फोर्ट लुई का निर्माण किसने किया था? फ्रांसीसी मार्टिन ने। फ्रांसीसी बस्तियों का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? फ्रांसिस मार्टिन को। रिजविक संधि के द्वारा पांडिचेरी वापस किसे मिली? फ्रांसीसियों को। और फिजियोक्रैट कौन थे? मुक्त व्यापार करने के पक्षधर फ्रांसीसी व्यापारी थे। कर्नाटक का प्रथम युद्ध, जिसे कि सेंट टोमे का युद्ध भी कहते हैं, का तत्कालिक कारण क्या था? एक ब्रिटिश नौसेना अधिकारी बॉर्नेट द्वारा कुछ फ्रांसीसी जहाज़ों पर कब्जा कर लेना। पांडिचेरी की संधि कब हुई? 1755 ईस्वी में। फ्रांसीसी सहायता से 1765 ईस्वी में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना कहाँ हुई थी? डिंडीगुल में। 17वीं शताब्दी में भारत और जावा के मध्य व्यापार पर प्रभुत्व किस यूरोपीय शक्ति का था? डचों का। फ्रांसीसियों ने किस संधि द्वारा मद्रास अंग्रेजों को वापस लौटा दिया? एक्स-ला सापल संधि 1748 में। भारत में पहली फ्रेंच बस्ती कहाँ स्थापित हुई? सूरत में, जो गुजरात में है। अंबूर का युद्ध कब हुआ था? 1749 में। अंग्रेजों ने डचों और फ्रांसीसियों को किन युद्धों में पराजित कर भारतीय व्यापार से बाहर कर दिया? वेदरा युद्ध में और वांडीवास युद्ध में। तो दोस्तों, आज बस इतना ही। अगले वीडियो में हम बात करेंगे मुगल साम्राज्य का पतन कैसे हुआ। यह वीडियो आपको कितना यूजफुल लगा, इस वीडियो से आपने कितना सीखा, हमें कमेंट करके
ज़रूर बताइएगा, हमें आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। जय हिंद।